तो दोस्तों, जब भी हम किसी फिल्म का निर्माण करते हैं तो उसके पहले जो फिल्म का राइटर होता है वो हमें नरेशन देता है उस फिल्म का। कि जैसे फिल्म की पूरी टीम बैठती है, टीम में से जो मेन लोग रहते हैं, एक तो सिनेमाटोग्राफर होता है, डायरेक्टर होते हैं और भी यूनिट के मेन लोग होते हैं। तो वो स्टोरी सुनाने का ये तरीका रहता है कि फिल्म जो है, जिस तरह से फिल्म उसने सोची है, जिस तरह से उसने उस फिल्म का सपना देखा है उस राइटर ने, तो वो अपने सपने को बयान करता है। कि फिल्म की शुरुआत होती है कि पहले फिल्म में नंबरिंग आती है, टाइटल आता है, और उसके बाद फिल्म शुरू होती है कि एक गाँव है और उस गांव में सुबह सुबह का वक्त है, मुर्गियां चहलकदमी कर रही हैं, कुछ लोग बकरी चराने लेके जा रहे हैं, एक बैलगाड़ी भी जा रही है, उस बैलगाड़ी की आवाज़ आ रही है, और इस तरह से सुबह का मॉर्निंग होती है। और कुछ दो लोग सामने से साइकिल पर चले आ रहे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं ये डायलॉग्स के थ्रू बताया जाता है। वो दोनों आकर अपने घर के बाहर रुकते हैं, तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे तुम लोग सुबह सुबह साइकिल पर कहाँ गए थे। वो उनकी माँ होती है। तो दोनों भाई होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं माँ, हम सुबह सुबह घूमने गए थे। तो बोले घूमने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें सुबह सुबह स्कूल जाना है, आप अपने स्कूल की तैयारी करो, तुम सारा दिन घूमते रहते हो, मस्ती करते रहते हो। तो इस तरह से स्टोरी आगे नरेशन करनी पड़ती है, यानी पूरी तरह जिस तरह से फिल्म चल रही है इस तरह से हमें स्टोरी सुनानी पड़ती है, ताकि डायरेक्टर्स को और सिनेमाटोग्राफर को, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टोरी क्या है। तो वो अच्छी तरह से स्टोरी को समझ लेते हैं तो फिल्म बनाने में बहुत ही इजी होता है और फिल्म एक सही रिजल्ट दे सकती है। नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज। चाय पर चर्चा में आज हमारे खास मेहमान हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, फिल्मों में डायरेक्शन का काम करते हैं, साथ ही कई यूट्यूब के वीडियो भी आप लोगों के लिए बना करके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। मुंबई में रहते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, इसलिए इनके मैं कहूं तो कार्य जो है वो मुंबई में है, दिल जो है वो ग्वालियर में है। आज हमारे बीच में है। अपने दर्शकों से हम मुकेश जी को रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे स्टूडियो में वो आए, अपना समय निकाल करके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश अग्निहोत्री है। मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। मैं मुंबई में कुछ 30 सालों से हूँ। मैंने काफ़ी बड़ी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन एज ए आर्ट असिस्टेंट का काम किया है। दबंग, बाजीराव मस्तानी, ओ माई गॉड, रामलीला, काफ़ी सारी फिल्में। फ़िलहाल एक न्यू फिल्म आई है जिसका नाम है जोरम, जो मनोज वाजपेयी पर है। मुकेश जी, आर्ट डायरेक्टर का काम जो है वो कितना हार्ड होता है, कितना इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको विस्तार रूप से बताइए, ताकि अगर जो व्यक्ति आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता है उसको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए और ये काम कितना चुनौतियों भरा है, दोनों चीज़ें थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। देखिए, आर्ट डायरेक्शन का जो सवाल है वो क्या, जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसमें सबसे पहले आर्ट डायरेक्शन का ही काम होता है। कि जैसे एक शूट शुरू होना है, पहला सीन है एक फिल्म पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी का सीन तो डायरेक्टर ने समझा दिया आर्ट डायरेक्टर को, तो वो आर्ट डायरेक्टर जाके उसको अंजाम देता है कि पुलिस स्टेशन कैसा बनेगा। पुलिस स्टेशन में सीन बता दिया कि गिरीवाल पकड़ के एक अपराधी को दो पुलिस वाले धड़ धड़ करके दौड़ा के लेके आते हैं अंदर, और झुम करके दरवाज़ा खुलता है लॉकअप का और उसको धकेल के अंदर बंद कर देते हैं। तभी सामने पुलिस वाला बोलता है क्या किया इसने, तो सर ये इस तरह से चोरी कर रहा था तो पकड़ा गया। ये सब जो सीन वो बताता है, तो उस तरह से वो पुलिस चौकी बनाता है। वो ये नहीं बताता डायरेक्टर कि ऐसी दीवार होगी, ऐसा टेबल होगा, वो बस वो स्टोरी सुनता है डायरेक्टर, उससे वो उसका पुलिस चौकी बनाता है। डायरेक्टर ने बोला कि पुलिस चौकी चाहिए, वो पुलिस चौकी कैसी होगी, उसमें क्या क्या फ्रेम में भरा जाएगा, ये सब आपका काम है। स्टोरी जो बयान करता है डायरेक्टर, उससे वो समझ लेता है कि एक टेबल पे पुलिस वाला बैठा है, पुलिस ऑफिसर कौन सा है, सीनियर ऑफिसर है, तो उसके पीछे जैसे मध्य प्रदेश पुलिस है तो मध्य प्रदेश पुलिस का पीछे नक्शा होगा, अर्थ का लोगो रखा होगा। ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं, मतलब अगर एमपी का दृश्य दिखाया जा रहा है तो यूपी का कहीं पुलिस चौकी ना बन जाए। तो वही ये स्टोरी में क्लियर हो जाता है कि वो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है। नए लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सीखने के लिए इसमें क्या मतलब आपके असिस्टेंट के रूप में जैसे काम कर सकते हैं, या फिर है ना किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के सीख सकते हैं, कौन सा ज़्यादा काम सही रहता है? मतलब देखिए, इंस्टीट्यूट तो मुंबई में बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा मोटा पैसा लेते हैं, तब वो सिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब फिल्में शुरू हुई थी तब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था।
ना ही कोई ऐसा क्लासेस हुआ करती थी जहाँ कोई एक्टिंग सिखाता हो। तो गुरुदत्त, अमिताभ बच्चन, देवानंद, धर्मेंद्र और भी जो है, तो ये लोग कहीं से इंडस्ट्री में कहीं से सीख कर नहीं आए। इंसान खुद अपने आप को सिखाता है कोई भी काम। आपको आर्ट डायरेक्शन सीखना है तो आपको मुंबई आना होगा और मुंबई में आपको स्ट्रगल करना होगा किसी आर्ट डायरेक्टर के साथ, उनके साथ काम करना पड़ेगा, आपको ज़मीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा, तो आप एक अच्छे आर्ट डायरेक्टर बनेंगे। आप कॉपी किताबों में पढ़ लेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं आर्ट डायरेक्शन पे, वो सब कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं, जब आप जगह पर ही काम करेंगे, जगह पर ही सीखेंगे, असिस्टेंट बनकर काम करेंगे, लेबर बनकर काम करेंगे, हेल्पर बनकर काम करेंगे, तब आप एक अच्छे डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर या अच्छे प्रोडक्शन डिजाइनर हो सकते हैं। अगर कोई गांव देहात से आर्ट डायरेक्टर में हाथ आजमाने के लिए जाता है और आप जैसे जो आर्ट डायरेक्टर हैं उनके सानिध्य में काम सीखना शुरू करता है, तो उनको शुरुआती चरणों में कुछ पैसा वगैरह मिलता है कोई, या मतलब फ्री में ही उसको काम करना पड़ता है? पैसा भी मिल सकता है, डिपेंड क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, वहाँ यूनियन है सारे डिपार्टमेंट्स की, यानी जो आर्टिस्ट हैं अमिताभ बच्चन वगैरह इन सब का भी एक यूनियन रहती है। उन्हें डायरेक्टर की भी यूनियन है? बड़े आर्टिस्ट हैं तो इनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि हर डिपार्टमेंट, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है आर्ट डिपार्टमेंट, तो उसकी एक यूनियन है, उसके हमें मेंबर बनना पड़ता है, उसका हमें कार्ड बनाना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से हमें काम मिलता है। उसके हिसाब से काम मिलता है। लेकिन कार्ड ही ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें, पहलू, सिक्के के पहलू दोनों होते हैं कि पहले आप अपनी पहचान बनाओ और डिपेंड आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको काम होना चाहिए। तो कुछ दिन तो आप बिना कार्ड के भी काम कर लेंगे कि नहीं यार ये काम का आदमी, इसका काम बहुत अच्छा है, तो उसको कार्ड की क्या ज़रूरत है, कार्ड बाद में बनाया जाता है। तो पहले आप जाओ, स्ट्रगल करो, ऑफिसों में जाओ जहाँ प्रोडक्शन डिज़ाइनर के ऑफिस रहते हैं, मिलो और उनके साथ काम करना शुरू करो। और एक बहुत सारे काम होते हैं आर्ट डिपार्टमेंट में, एक पेंटर भी होता है, एक राइटर भी होता है, साइन बोर्ड वगैरह लिखता है, एक डिज़ाइनिंग करता है, एक पेंटिंग करता है, एक फर्नीचर बनाता है, यानी सारे लोग उसमें काम करते हैं, दीवार बनाते हैं, कलर करते हैं, छत बनाते हैं। आर्ट डायरेक्टर रहता है, लेकिन उसके साथ में असिस्टेंट में कितने सारे लोग रहते हैं? डिपेंड, बड़े बजट की फिल्म, बड़ा बैनर है तो उसके साथ साथ 8-8 असिस्टेंट भी रहते हैं, कम है तो 3-4 होते हैं, डिपेंड तो 2 भी होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आर्ट डायरेक्शन जो है ये बड़ा क्रिएटिव वर्क भी है, आपने बताया है ना, और इसमें पैसा भी लगता है, कोई भी आर्ट अपन तैयार करते हैं जब, तो जो बड़ा बजट और छोटा बजट अभी आपने जो बताया, अगर कोई पुलिस चौकी बननी है और बड़े बजट की पिक्चर है तो बड़ा बजट आपको अलाउड करेगी, छोटे बजट की मूवी है तो छोटा बजट अलाउड करेगी। इसमें क्रिएटिविटी कहीं दब जाती है कि छोटे बजट में, या चैलेंज होता है और उसको करते आप पूरा है? जी, चैलेंज होता है। हमने कम बजट में भी अच्छा काम किया है। आप हमारी जोरम फिल्म देखेंगे जिसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे मिस्टर शमीम खान, और मैंने उनके असिस्टेंट में काम किया था। उस फिल्म को मैंने पूरा, हम लोग 1 महीने थे उड़ीसा में, वहाँ पर हमने काम किया। वहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन भी बनाया था, गांव, घर, दीवारें, झोंपड़ी जो भी होती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह जो था सब हम लोगों ने आर्ट डायरेक्शन में तैयार किया गया था। तो वो बजट कम था, उस बजट में हो गया था। अच्छा, जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, संजय लीला भंसाली जैसे, जो बड़े बड़े सेट बनाते हैं, करोड़ों रुपए के उनके सेट तैयार होते हैं, उसमें कितनी क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है? क्योंकि वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है और वो अपने तरह का सेट बनवाना चाहते हैं, तो वो जब इस तरह का प्रोजेक्ट आपके सामने आता होगा तब कितना चैलेंज रहता होगा? अब संजय लीला भंसाली जी की आप बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही, मतलब उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि वो खुद अपने आप में डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, आर्ट डायरेक्टर भी हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी हैं। उनमें एक बोलते हैं ना कि अथाह कला भरी हुई है। उनकी एक फिल्म थी रामलीला, जिसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे वासिद खान, तो उनके आर्ट असिस्टेंट में हम लोग काम किया करते। तो एज ए वहाँ पर एक बड़ा मार्केट है, उस फिल्म को आपने देखी हो, तो उसमें साइन बोर्ड वगैरह जितने बनाए गए तो हमारी टीम ने तैयार किए गए थे। तो सेट पर आप थे, आपने काम किया? जी हाँ, मैं लगभग कुछ 6 महीने उस सेट पर मैंने काम किया है। उस सेट को बनने में ही 1 साल गया था। 1 साल लगा? तो हम लोगों ने काफ़ी काम किया और काफ़ी दिनों तक काम किया। तो हम, संजय लीला भंसाली खुद आर्ट डायरेक्शन में आते हैं और वो खुद बताते हैं कि ये पर्दा कहाँ टंगेगा, जबकि ये काम प्रोडक्शन डिज़ाइनर का होता है, हमारा होता है, लेकिन हम कर देते हैं। उसके बाद भी वो आके उसमें छेड़छाड़ करते हैं, नहीं मुझे ये यहाँ चाहिए, ऐसा चाहिए, इसका कलर ऐसा। हम पूरे सेट को कलर करते हैं, जिसमें समझिए 4-5 लाख रुपए का कलर चला जाता है। वो आते हैं और देखते हैं, जो जैसा बता कर गए हैं वैसा ही किया गया है, लेकिन वो आते हैं, बताए नहीं अब इसको मुझे चेंज करना है, और फिर से वो उतने ही पैसे का कलर आता है, फिर से होता है। तो वो उनका, तो आपने अभी उनकी एक वो देखी होगी वेब सीरीज़, अभी
आपने हीरा मंडी करके उनकी वेब सीरीज, कोई जवाब नहीं है। उसकी डायलॉग डिलीवरी देखिए आप, उसमें भी एक बड़ा सेट तैयार किया। हर सेट की एक एक चीज़ दिखाई देगी। लोग क्या करते हैं, फिल्मों में सेट बनाते हैं छोटे, आर्टिस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पीछे फैड कर देते हैं, धुंधला करते हैं। कैमरामैन समझ रहे होंगे मेरी बात को, करते हैं ना हम आर्टिस्ट को क्लियर पीछे। लेकिन संजय लीला भंसाली अधिकतर अपने फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, थर्ड ग्राउंड, फोर्थ ग्राउंड को भी क्लियर दिखाते हैं। यस, वो बहुत ही, मतलब मैं शब्द नहीं मिल रहा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो बहुत ही लीजेंड। आप जैसे आर्ट डायरेक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तब कितना अच्छा लगता है जब ऐसा डायरेक्टर आता है। एक डायरेक्टर होता है जो आपने बनाया और उसको पसंद कर लेता है, और एक होता है जो आपने बनाया उसमें भी वो बताता है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, और फिर वो अपनी क्रिएटिविटी से करता है। और खास करके संजय लीला भंसाली जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो तो सर ऐसा समझा जाता है कि अपनी फिल्मों का संगीत भी खुद बनाते हैं, कहानी भी खुद लिखते हैं, सभी कुछ ज़्यादातर वो खुद ही करते हैं। तो इतने क्रिएटिव हैं वो, और आर्ट में भी आपने बताया कि भी आर्ट में भी उनका हस्तक्षेप रहता ही है। तो क्या कारण है कि उनकी पिक्चरें जो इतनी भव्य बन करके निकल के आती हैं, उसके पीछे संजय लीला भंसाली का एक क्रिएटिव दिमाग है? जी जी, क्रिएटिव दिमाग है। एक्चुअली जब वो फिल्म, किसी फिल्म का निर्माण शुरू करते हैं, तो वो ये नहीं कि बस एक आध महीने में उन्होंने सारी तैयारी कर ली, स्टोरी पहले से रेडी है और सारी तैयारी कर ली, और बस आर्टिस्टों का चयन किया और फटाफट शूटिंग शुरू, 15 दिन टाइम दिया सेट बनाने को। नहीं, ऐसा नहीं, उनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। वो पहले से ही पहले आर्ट को टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप को टाइम देते हैं, ज्वेलरी को टाइम देते हैं, ड्रेसअप वाले को टाइम देते हैं। सबको एक बार नहीं 10 बार बुलाया जाता है। आर्टिस्टों को भी एक बार नहीं 10 बार संजय लीला भंसाली जी के पास आना पड़ता है। कुछ भी चेंजिंग वगैरह रहती है कि आपके रोल में ये चेंजिंग हुआ है, वो चेंजिंग हुआ है, तो ये सब चलता रहता है। ये नहीं है कि आर्टिस्ट एक बार फिक्स हो गया और ये 6 महीने में फिल्म बनानी है और ख़त्म करनी है, नहीं, समय सीमा नहीं, चलता रहता है। तो वो काम फिर अच्छा नहीं होगा। तो आपने हीरा मंडी देखी होगी, बिल्कुल देखिए, रिजल्ट देखा उसका? बिल्कुल सही, अरे सर, बहुत अच्छा। तो वो ऐसे नहीं बन जाएगी कि फटाफट बना देंगे, ऐसे नहीं बनेगी। वो कंप्यूटर से थोड़ी बनाएगी ये पूरी फिल्म, काफ़ी सारा उसमें चेंजिंग। एक फिल्म होती है जो 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में लगभग फिल्म बन के तैयार हो जाती है, और एक फिल्म है जिसका 1 साल में सेट ही तैयार होता है। तैयार होता है वो संजय लीला भंसाली। आज भी संजय लीला भंसाली जी, एक उनका नाम ले रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा मौका मिला कि मुझे उनका नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ, कि उनको देखकर लोग आज सीख रहे हैं। जिन्होंने हीरा मंडी में काम किया है, वो आर्टिस्टों का कहना है कि उन्होंने 99 टेक तक दिए हैं, रिकॉर्ड, एक सीन। 99 टेक। हाँ भाई, आर्टिस्ट बैठा हुआ है और लड़की उसको पगड़ी बांध रही है, सिर्फ पगड़ी के लिए गोल गोल घूमना है, यही टेक 10-10, 15-15 बार लिया जाता है, जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं है। आप वो सोचो क्या, यानी ऐसे लोग अद्भुत हैं, ये लोग अद्भुत। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक वो किसी भी क्षेत्र में, वो कब संतुष्ट होंगे किसी को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं अब ठीक हो जाएगा, अब ओके हो जाएगा, बस नहीं, वो उनको ही पता है या उसको पता है। भी होती होगी ऐसे ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने। जी जी, बहुत बात ही करने मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है लोगों को, बहुत मूड में रहते हैं। आपने जब रामलीला का सेट तैयार किया 1 साल के बाद, और जब वो सेट उनके हिसाब से तैयार हो गया, तो क्या पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी? जी, एक्चुअली उनकी जो मुलाकात होती है अधिकतर प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो वासिक खान वगैरह रहते हैं, मेन असिस्टेंट, तो उनसे संतुष्ट हुए, और उनको दूसरी फिल्म भी मिली थी वासिक खान को, बाजीराव मस्तानी। लेकिन वासिक खान को किसी और की वजह से कोई दूसरी फिल्म थी, तो फिर उन्होंने नहीं ली। तो हम लोग बाजीराव मस्तानी का काम हम लोग नहीं कर पाए, दूसरे लोगों ने किया। आपने किससे काम सीखा? मैंने तो एक्चुअली मुंबई में 30 साल पहले मैं गया था, तो मेरी पेंटिंग की शॉप थी, एक्चुअली मैं पेंटिंग करता हूँ। तो उस दुकान में जब डिजिटल मार्केटिंग आ गई, मार्केट में डिजिटल आ गया, फ्लैक्स वगैरह आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, तो हमारे काम पर काफ़ी असर पड़ा। तो फिर मेरी दुकान पर, हमारी दुकान लगभग बंद होने के कगार पे थी, तभी एक आर्ट डायरेक्टर आया वहाँ पर, जिनका नाम है किशन गुप्ता। उन्होंने 2-4 फिल्में बनाई, अब नहीं बनाते वो फिल्म, अलीगढ़ से हैं वो। तो वो आए मेरे पास, बोले यार हमारे संस्कार चैनल का हमने एक काम लिया है, तो उसकी वॉल पीछे है, उस वॉल पे संस्कार राइटिंग हाथ से लिखना है, क्योंकि डिजिटल कुछ नहीं लगा सकते, रिफ्लेक्शन होता है कैमरे में। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था फिल्म में। मैंने कहा यार यहाँ पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, देखो इंडस्ट्री को बदनाम भी करते हैं लोग, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, 100 साल हो गए इंडस्ट्री को, आज भी चल रही है, करोड़ों लोग रोजी रोटी चलते रहना चाहिए, इतने सारे लोगों का मनोरंजन करती है। और रोजी रोटी, आप कितने लोग, एक फिल्म बनती है उसमें कितने लोग पैसा कमाते हैं, कितने लोगों का घर चलता है, हर घर में 4 सदस्य तो होते हैं, तो उनका पेट पलता है। ये तो बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बनना चाहिए, हाँ, लेकिन मैं ये मेरा पर्सनल बोलना चाहूँगा कि साफ़ सुथरी बनना चाहिए। तो थोड़ा
तो उन्होंने किशन गुप्ता जी ने मुझसे कहा कि यार मुझे लिखना है, चलो यार ज़रा बहुत अर्जेंट है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा ठीक है। हम ऑटो में बैठे और पहुँचे, तो वॉल ऐसी राउंड थी, तो राउंड लिखने में लाइन नहीं मिलती ना, ऊपर नीचे की लाइन, तो लेटर टेढ़े हो जाते हैं। पर मुझे उसका आइडिया पता था कि ये कैसे लिखना है, तो मैंने कुछ आधे घंटे में संस्कार राइटिंग लिख दिया। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कुछ 93 की बात है शायद, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बस आधे घंटे में लिख दिया। मुझे बोला क्या देना है आपको, मैंने कहा जो देना दो, दुकान बंद होने के टाइम। तो उन्होंने मुझे 300 रुपीज़ निकाल के दिए उस समय संस्कार, यानी आधे घंटे का काम। तो और बोले कि यार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करो, आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ऐसा तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है, हाथ की पेंटिंग वेंटिंग होती है। मैं नहीं यार, कहाँ यार, तुम लोगों को पैसे ऐसे का कुछ कार्ड वगैरह बनाना पड़ता है, यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है, ऐसे काम नहीं मिलता कि नहीं, वो सब जिम्मेदारी मेरी। तो उनका काफ़ी हाथ रहा और फिर मैंने अपना काम शुरू किया धीरे धीरे। फिर दुकान बंद कर, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी, उन्होंने सपोर्ट किया, काम दिया, और कुछ 4-5 महीने मैंने बिना कार्ड के काम किया। फिर मैं मेंबर बना यूनियन का, और आज तक चल रहा है। तो आज तक जैसा आपने बताया चल रहा है। अब प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरह से आप उसी पर निर्भर हैं या साइड में अभी भी कोई बिजनेस भी है? नहीं, मेरा इवेंट का काम है। अब मैं आर्ट डायरेक्शन का तो कम हो गया है, मैं इवेंट का काम करता हूँ। मेरी नहीं, दिल्ली में, मुंबई में भी करता हूँ, लेकिन अधिकतर बड़े बड़े सेट जो शादियों के लगते हैं। हाँ, तो अभी शिखर गुटका वाले, विमल गुटके वाले, जो बड़े बड़े इनके सेट मुंबई में दिल्ली में तैयार करते हैं। हम मैं दिल्ली एक बार गया था, तो मैंने देखा था किसी ने ताजमहल जैसा सेट बनवा रखा है शादी के लिए, किसी ने लाल किले जैसा। तो इतने बड़े बड़े भव्य भव्य मैंने देखे वहाँ पर सेट बने हुए। मुझे लगा कोई फिल्म की शूटिंग हो रही, पता पड़ा कि नहीं, इसे शादी होने वाली है। वही हम लोग कुछ अभी मैं कितने लाखों रुपए के सेट बन जाते हैं? करोड़ों में जाता है। 65 डेज़ में दिल्ली में था, मेरी 40 आदमी की टीम थी। तो हमने ऊपर डिटेलिंग का काम किया था, तो काफ़ी सारे टेम्पल बनाए हुए थे, मंदिर। कितने लोग, 40 लोगों को आप काम दे रहे हैं? हमारी टीम थी, बाकी दिल्ली गई। और दिल्ली में एक कंपनी है क्यू इवेंट, वो काम उठाते हैं वहाँ से, और फिर हमें हायर करते हैं, हम डिटेलिंग का काम करते हैं। ओके जी। तो मतलब आपने बताया कि आर्ट में ही आपने अपना कैरियर बना लिया है, चाहे फिल्म का सेट हो, चाहे शादी का सेट हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब शाहरुख खान जैसे मतलब सुपरस्टार जो हैं, वो भी शादियों में जाकर के डांस करते थे, और लोग कहते थे कि भाई स्टार है और शादी में डांस कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर चलाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो ऐसे ही हमारे सर से भी हैं, और वो भी ये कह रहे हैं। सर एक बात बताइए, ग्वालियर से मुंबई जाना कैसे हुआ, और किस सोच या किस सपने के साथ आप मुंबई गए थे? अभी एक्चुअली दो तीन चीज़ें मिली जुली थी उसमें। मेरी कुछ 22 साल की उम्र थी, तो अभी मुझे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है। अब मैं जो अंदर बोलते हैं ना कि एक आर्ट का कीड़ा जो रहता है लोगों में, तो वो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। हमें प्यास लगी है तो हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं यहाँ नहीं आएगा। तो फिर मैं गया वहाँ पर, और फिर मैंने शुरुआत अपनी पेंटिंग वगैरह से की, और फिर धीरे धीरे थोड़ा तकदीर ने साथ दिया, और आज जहाँ तक पहुँच गया, थैंक यू गॉड। अभी तक के आप काम से संतुष्ट हैं? मैंने आपका देखा कि YouTube पर भी आपने कुछ ब्लॉग वगैरह बनाए हैं, और मुंबई के कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आपने अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाया है। तो ये ब्लॉग का शौक कैसे आया? क्योंकि आप आर्ट में काम करते हैं, और आर्ट से सीधे ब्लॉग में आ जाना। नहीं, क्या हुआ था कि मैं अंधेरी में रहता हूँ, अंधेरी ईस्ट। तो अंधेरी ईस्ट के पास एक जंगल है, यानी मुंबई की चारों साइड मुंबई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन बीच में एक जंगल है जिसे गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है ताकि एक अच्छी ऑक्सीजन मुंबई को मिले। तो मैं सुबह सुबह वहाँ घूमने जाता हूँ, और काफ़ी सेलिब्रिटी में लोग अभी भी है? जी, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी लोग भी अपनी गाड़ियों से आते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं और चले जाते हैं। तो मैं भी वहाँ अक्सर जाया करता हूँ। तो मुझे लगा यार इतनी अच्छी चीज़ लोगों को पता नहीं है, तो मैंने उसका एक ब्लॉग बनाया और अपने चैनल पर डाल दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको देखते हुए। तो है, आज भी जंगल है, और बड़ा ही खूबसूरत जंगल है। अभी मुंबई में बारिश होने वाली है, बारिश के बाद तो वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा जंगल। कुछ आपने शॉर्ट्स मूवी भी बनाई है, मतलब ग्वालियर के ही गडरिया परिवार के ऊपर, गडरिया गैंग जो है उसके नाम से आपने मूवी बनाई है। ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया, और कितना आप उसमें सफल हुए? मतलब हाँ, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा यार यहाँ पे एक डाकू था, वो काफ़ी चर्चित था और उसको लोग काफ़ी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। तो मैंने कहा अपराधियों पर क्या फ़िल्म बनाना है? तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, अपराधी यदि तुझे लगे तो देख ले जरा एक बार। तो मैं उनके घर पे गया, उनके भाई, उनकी बहन जो बचे हुए उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हाँ, वो गलत तो था, डाकू था, अपहरण करता था, तो पर कुछ बोलते हैं ना कि उसके पीछे
एक दर्द भी था, वो क्यों बना, कैसे बना, और फिर उसने गलतियाँ भी की। डाकू बनने के बाद इंसान शरीफ तो रहता नहीं है, वो गलतियाँ भी की। तो मैं उस फिल्म के ज़रिए ये दिखाना चाहता था कि जो गलत है वो गलत है, डाकू बनना ही समस्या का हल नहीं है। तो हम उसे अपराधी को हीरो नहीं बनाना चाहते थे, उसके अपराध को दिखाना चाहते थे कि इससे उसको और उसके परिवार को कितना नुकसान हुआ है। उसमें कितना लगभग खर्चा आ गया होगा? मैंने अभी 3 ही एपिसोड बनाए और आगे प्लान था पर हमने वो रोक दिया है। मैं अभी तक समझ लीजिए मैंने 4 लाख के आसपास कम से कम बजट में बनाया मैंने वो, क्योंकि सारे आर्टिस्ट थे, हमें उनको कोई पेमेंट नहीं किया। 4 लाख रुपए का आपने कोई आर्टिस्टों को पेमेंट नहीं किया, लेकिन बाकी टेक्निकली तो टेक्निकली खर्च हुआ है। हाँ, तो जो आपने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसका कुछ वापस आया कुछ आपके पास में? नहीं, यूट्यूब से इतना पैसा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूज़ आने के बाद ही वो पेमेंट आता है। और हमारा ये लालच भी नहीं था कि हमें व्यूज़ मिलेगा यूट्यूब से। हमें किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप इसके 1-2 एपिसोड बनाओ और बाकी हम फिर उसमें पैसा खर्च करेंगे। वो गलरिया समाज के ही कोई लोग थे, तो हमने कहा ठीक है, पर वो फिर पीछे हट गए 3 के बाद। मतलब आपसे पैसा लगवा दिया और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मैं तो खुद चाहता था कि मैं, जैसा आपने बोला था मुझसे कि यार हम अपने आप को भी आजमा लेना पहले क्या है, तो वो मैं कर रहा था। तो मुझे उसका कोई अफसोस, मुझे पता भी था ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जल्दी किसी हम भी यार मुंबई से, बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ काम करते हैं, हमें भी पहचानते हैं ना कौन क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको पता था धोखा मिलने वाला है, फिर भी धोखा खाया। हम फ्री हैं और हमें 2-3 चीज़ बनाएंगे और ये हमारा एक हाथ साफ हो जाएगा और हम फिर कुछ अपना बनाएंगे। कितना मज़ा आया मतलब आर्ट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने में? मेरा ये राम बाबू गडरिया के 3 एपिसोड के अलावा भी मेरी 4-5 फिल्में भी हैं। अच्छा। एक फिल्म है मेरी भांड, अच्छा। कूड़ादान, हाँ। जिसमें ग्वालियर के स्टेज आर्टिस्टों ने काम किया है। एक अशोक सेंगर, एक जगताप जी को जानते हैं, उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया है। मूव लिंचिंग के ऊपर मैंने एक फिल्म है, छोटी सी 10 मिनट की फिल्म बनाई। तो 3-4 फिल्मों यहाँ के लोगों ने भी काम किया है, तो वो बड़े अच्छे से मदद करते हैं और कभी भी उन्हें बुलाओ तो वो काम करने के लिए आ जाते हैं। यानी पैसे का किसी को, हाँ लेडीज़ आर्टिस्ट जब हमारे साथ काम करती हैं हम उन्हें पेमेंट करते हैं, क्योंकि लेडीज़, एक तो लेडीज़ आर्टिस्ट ग्वालियर शिवपुरी में मिलना मुश्किल है, फिर भी जो लोग मिले अच्छे लोग मिले और कम पैसे में उन्होंने हमारी हेल्प की, तो थैंक यू। अभी वो कभी देखें तो उनके लिए। मुझे एक बात और पूछना चाहूँगा, ग्वालियर के टैलेंट को आपने मौका दिया, कितना आप मतलब ऐसा समझते हैं कि ग्वालियर जो कला की नगरी के रूप में, तानसेन की नगरी के रूप में, संगीत की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है? आप स्वयं इस शहर के हैं, हालांकि कार्तिक आर्यन एक बहुत बड़ा चेहरा आज की तारीख में बॉलीवुड में ग्वालियर का नाम कमा रहे हैं, ग्वालियर का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी अगर मैं ग्वालियर की प्रतिभाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो क्या लगता है भविष्य क्या है ग्वालियर का? नहीं, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे, मैं नाम तो भूल गया, मैंने एक बार ऑडिशन रखा था 2-3 फिल्मों के लिए, तो उसमें मुझे 2-3 बच्चे मिले, काफ़ी आर्टिस्ट हैं, अच्छा टैलेंट है उन लोगों में, और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट हैं। मैंने एक स्टेज ड्रामा भी दिखा था यहाँ पर, उसका नाम तो भूल गया मैं, शायद सिटी सेंटर के आसपास ही कहीं मैंने एक ड्रामा देखा था जिसमें जगताप वगैरह जी ने मुझे बुलाया था देखने के लिए, तो उसमें काफ़ी आर्टिस्ट, और बहुत ही अच्छा ड्रामा उन लोगों ने किया था, तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसे आपने बोला कार्तिक आर्यन, आज वो कहाँ पहुँच गया है, तो है लोगों में टैलेंट तो है। आप मिले कभी कार्तिक से? नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं। ग्वालियर के किसी कलाकार से, मीत ब्रदर हैं, बहुत सारे लोग ग्वालियर के वहाँ हैं, शरद केलकर हैं, से ही मेरी मुलाकात नहीं है, इत्तेफाक है, और उनसे ही, और अपने कपूर जो हैं, क्या नाम उनका, वो भी यहाँ से हैं, वो तो शिवपुरी से थे, उनसे ही हमारी मुलाकात नहीं हुई। हर्षवर्धन नाड़े भी ग्वालियर के ही? हाँ, ये भी है, नहीं हो पाई ऐसी मुलाकात कभी, किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, कभी मौका मिला तो इनमें से किसके साथ काम करना चाहेंगे? भाई फिलहाल तो ये सवाल उठता है कि हम इतने बड़े नहीं हैं जो ऐसा बोल सकें, ये तो कार्तिक आर्यन को पूछेगा कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है कि नहीं। भाई वो आज जिस पोजीशन में, आर्ट डायरेक्टर के रूप में तो आप उनके लिए काम कर ही सकते हैं। डायरेक्शन के लिए तो हम तैयार हैं, कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए भी तैयार हैं। आगे कैरियर किस दिशा में ले जाना चाहेंगे, आर्ट डायरेक्टर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में? मैं डायरेक्शन के रूप में जाना चाहूँगा। अब डायरेक्शन के रूप में काम मैंने कर लिया है काफ़ी, और डायरेक्शन ही करना चाहूँगा। और एक दो पिक्चर आपने भी बनाई है, एक दो मतलब आपने जो सीरियल बनाए हैं, उससे आपका उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब आप फुल मूवी अगर आपको मिलती है तो आप कर पाएंगे? मेरा अभी प्लान सीधा नेटफ्लिक्स के लिए है। जी हाँ, तो मुझे एक टीम चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, और अच्छी स्टोरी है मेरे पास। कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है आपके पास? काफ़ी कॉन्सेप्ट है मेरे पास। अच्छा। तो बस इंतज़ार है
क्योंकि कोशिश तो लंबा समय हो गया आपने जो मूवी बनाई, शॉर्ट मूवी बनाई, एक लंबा समय हो गया, फिर उसके बाद आपने गैप ले लिया इतना बड़ा। अब कब तक हम समझें कि अग्निहोत्री जी का कमबैक फिर से हो रहा है? कोशिश, देखिए हम किसी चीज़ को वादा नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगली साल ही हम शुरू कर दें, कि अभी तो गर्मियाँ हैं, सर्दियों में शायद हम शूट शुरू करेंगे। फैमिली में सर कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो भी इसी लाइन में है। बच्चा मेरा फिल्म मेकिंग कोर्स कर रहा है अभी, तो कोर्स तो उसने ऐसे ही किया है टाइम पास के लिए। फ़िलहाल वो एक टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोशिश वो भी स्ट्रगल कर रहा है, देखते क्या होता है। सर आपने अभी बताया था शुरुआत में कि फिल्म का कोर्स करना इतना ज़रूरी नहीं है, किसी के सानिध्य में काम करना जरूरी है। बच्चे को कोर्स करने क्यों भेजा? आपके पास इतना टैलेंट था, आप अपने अंडर में ही रख लेते तो बहुत अच्छा रहता। नहीं, बच्चा कभी अपने अंडर में काम जल्दी नहीं करेगा, ये नेचुरल है। ये नेचर काम दूसरे के बाद भी दिया है। मैंने बोला ना आपको, शब्द यूज़ किया था मैंने, वो टाइम पास के लिए जा रहा है। मुझे मालूम है कि वो लोगों को समझे, लोगों को परखे। एक्टिंग तो आपके अंदर है। नहीं नहीं, वो भी डायरेक्शन की ही लाइन में है। अच्छा जी, अभी छोटी छोटी मूवी वगैरह बनाता भी है वो। अच्छा, तो और दूसरा बच्चा वो भी इसी लाइन में है। वो भी हाँ, मेरी बेटी है बड़ी और बेटा छोटा है, दोनों। बेटी भी यही सब, बेटी अभी मेरी वो भी डायरेक्शन के लाइन में बेटी। वो डिजिटल मार्केटिंग और मास मीडिया का कोर्स किया था उसने, तो सुरेश बाटकर जी के यहाँ पर उसने काम करती थी। वो सुरेश पाटेकर जी जो सिंगर है, सिंगर है। 2 साल उनके यहाँ काम करने के बाद बोली डैडी अब मैं खुद का चालू करूँगी। तो उसने खुद का भी एक अग्निम करके एक कंपनी बनाई है, अग्निम। अग्नि हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग मास मीडिया का कुछ उसमें, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं उसके बारे में। मुंबई में पूरा फैमिली के साथ रहती है। मुंबई में ही हमारी पूरी फैमिली रहती है, दोनों बच्चों ने वहीं पढ़ाई की है और अभी हम वहीं रहते हैं। कितना संतुष्ट है सर अभी तक? वैसे तो आप काफ़ी हैंडसम अभी भी नज़र आ रहे हैं, और कितना संतुष्ट हैं आप अभी तक के कैरियर को लेकर के, और या मतलब इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कि कैरियर की बात बताऊँ तो संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, और लाइफ में कभी भी किसी को भी शिकायत नहीं रखना चाहिए, ईश्वर से भी अपने आप से भी। आपने जो भी किया अच्छा किया, मैंने जो भी किया मैंने संतुष्ट हूँ, बस मैंने कभी कहीं कुछ गलत नहीं किया। और बताया आपको कि आप काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे हैं, कभी आपने आपको शीशे के सामने देख करके हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? हाँ है, ज़रूर ज़रूर हीरो बनने का ख्याल आया, पर मैंने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया कि उसके लिए काफ़ी बैकग्राउंड मजबूत चाहिए था मुझे। तो मेरे पास, मैं खुद स्ट्रगल, जब मुंबई पहुंचा तो रहने की तकलीफ़ें। किसी फिल्म में किया है आपने अपने आप को, मतलब किसी छोटे मोटे रोल से ही सही, लेकिन आपने लोगों के सामने लाने की कोशिश की? नहीं, मैंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि मुझे कोई छोटा रोल वगैरह मिले। मिलते रोल तो काफ़ी मिल जाते हैं। सपना था, अब मैं ये समझूं कि आगे किसी प्रोजेक्ट में आप अपने आप को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े हीरो भी हम देख रहे हैं खुद का प्रोडक्शन बनाते हैं, खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद ही हीरो बनते हैं, खुद ही डायरेक्टर होते हैं। ऐसा कुछ आपके अंदर चल रहा हो? किसी चीज़ को ना नहीं है, हम कर सकते हैं। अब मैं खुद भी फिल्में बनाती हूँ छोटी छोटी, दिल करता है ये रोल मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या, पर मैं नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन कौन करेगा? मुझे हैंडल करने, मैं जब डायरेक्टर हूँ तब डायरेक्टर हूँ, जब मैं आर्टिस्ट बनता हूँ तो फिर मुझे डायरेक्टर की ज़रूरत है कि बंदर जब ही नाचेगा तब मदारी अच्छा हो। बिना मदारी के बंदर किसी काम का नहीं। तो आर्टिस्ट जो होता है वो एक बंदर, तो डायरेक्टर एक मदारी अच्छा होना चाहिए, तो वो अच्छा। अगर मैं पूछना चाहूँ डायरेक्टर के रूप में, तो आपने संजय लीला भंसाली का जिक्र किया ही, अगर मैं एक्टर के रूप में पूछना चाहूँ तो बॉलीवुड में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद में ऐसे कुछ कलाकार जिनके साथ में मतलब आपने काम किया हो, मतलब आपने आर्ट डायरेक्टर का ही काम किया हो, लेकिन उनका आपने देखा हो, व्यवहार देखा हो, आप उनकी तारीफ कर सकते हो, बताना चाहते हो? जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने दबंग फिल्म की थी, सलमान खान, वो रियल लाइफ में भी हीरो है। सलमान खान को लोगों ने बदनाम भी किया है कई बारों में, लेकिन हमने देखा है उसको कि बहुत ही हेल्पफुल, लोगों की मदद करने वाले, और जिस पर उनकी नज़र पड़ जाए और वो जिस पर हाथ रख दे, यदि वो अच्छा व्यवहार उसके साथ है तो किस्मत भी बदल देता है वो बंदा, और काफ़ी हेल्पफुल। वाक़या ऐसा है कि सलीम जो उनके पिता हैं, वो संडे के दिन अपने घर के बाहर टेबल लगा के बैठते हैं और लोगों की लाइन लगती है। हॉस्पिटल के पेपर लेके आए हैं, नहीं बताना चाह रहा हूँ, हॉस्पिटल के पेपर लेके आए, कोई कुछ समस्याएं, तो वो आके बताते सर हमको समस्या, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इतना पैसा लगेगा, तो वो हॉस्पिटल के नाम से वहीं तुरंत चेक देते हैं। अच्छा। और वो ऐसा सिलसिला चलता है संडे के सारा दिन कि वो फिर बीच में बोलते हैं भाई थोड़ा रुक जाओ, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है साइन करते करते, मुझे थोड़ा रेस्ट लेने दो। जी,
ये मजाक नहीं है, ये है हकीकत। हाँ, मैं लॉकडाउन में थोड़ा रुक गया था, और लॉकडाउन में भी जितनी भी यूनियन है, हमारा भी आर्ट डिपार्टमेंट है, सबके यूनियन के अकाउंट नंबर जुड़े होते हैं, तो सारे लोगों को पेमेंट उन्होंने भेजा कि नहीं, सबको तकलीफ़ है, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 6000, डिपेंड जैसे जैसे। अभी 3 कैटेगरी के लोग काम करते हैं, A, B, C, तो अधिकतर पैसा बांटा C लोगों में, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो सकती है ना, बाकी A और B तो भरे हुए हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने B वालों को भी दिया। अच्छा। यानी पैसा हमारे गवर्नमेंट के हमको क्यों भेजा पैसा? ओके, ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन उनका बड़प्पन था, तो मैंने उनको ट्विटर पे थैंक यू भाई लिखा, तो उन्होंने और पैसा भेजा। थैंक यू का कोई पैसा भेजता है? तो ही इज़ गुड मैन, इज मतलब ग्रेट। सलमान खान, आप सलमान खान की फैमिली से बहुत प्रभावित हैं? फैमिली से प्रभावित हूँ। उनका एक वो है, एक उन्होंने बॉम्बे के बाहर एक घर लिया उन्होंने, फार्म हाउस लिया है, पनवेल वो जगह है, तो वहाँ पे 20-25-30 लोग हमेशा रहते हैं। तो वो 3 भाई हैं, सलमान, अरबाज और शुएब। तो वो तीनों क्या सोचते हैं कि ये शुएब सोचता है ये अरबाज के फ्रेंड है, अरबाज तो सलमान भाई के फ्रेंड है, सलमान सोचता है इन दोनों के फ्रेंड है, और ऐसे लोग वहाँ रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब कुछ लोग ऐसे ही मजे ले आते हैं। तो है, कुछ लोग बन जाते हैं जरा से। तो मतलब जो आरोप लगते रहे हैं सलमान खान के ऊपर, खास करके सुशांत सिंह वाले केस में इतना ट्रोल किया गया, मतलब सोशल मीडिया पर, मतलब आपके इन बातों से तो लगता है कि वो सब चीज़ें गलत है? पॉसिबल ही नहीं है। आप सलमान को क्या नाम बताया आपने जिन्होंने आत्महत्या की थी? सुशांत सिंह भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, नो डाउट, लेकिन सलमान जी से उनका कोई वाद विवाद होगा नहीं। वो सलमान कहाँ और वो कहाँ, उनका क्या लेन देना? मैं अलग फिल्में बनाता हूँ, आप अलग फिल्म, आपकी दुकान अलग है, मेरी दुकान अलग, आपकी दुकान है, तो सबकी दुकानें चमकती हैं। वहाँ सलमान की भी दुकान चमक रही है, शाहरुख भी। इतने बड़े एक्टर के ऊपर अभी जिस तरीके से घर के सामने फायरिंग की गई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा, और जो कुछ भी हुआ, मतलब आपको लगता है सही नहीं है किसी कलाकार के लिए? किसी के लिए भी आप जीवन और मृत्यु ये ऊपर वाले के हाथ में है, आप इसका जिम्मा आप क्यों ले रहे हैं यार? गलत है ना। सलमान ने यदि कुछ गलत भी किया तो कोर्ट है, कानून है, कोर्ट है, कानून है, संविधान है हमारा, हमें हिसाब किताब से चलना चाहिए। इस तरह से हम अपने हाथ में कानून लेंगे और कुछ भी करेंगे। सोनू सूद के बारे में क्या कहेंगे? मतलब कोरोना काल में उन्होंने भी काफ़ी मदद की लोगों की। सलमान के साथ कंपेयर कर सकते हैं सोनू भाई को इस मामले में। अरे उनके नाम का लोगों ने मंदिर बना दिया यार। मैंने सुना है यूपी वगैरह में जो लोग गए, आपको प्रेरणा मिलती है इन लोगों से कि कभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो आप भी कुछ लोगों के लिए इस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह सोचते हैं कभी? जी, ये सवाल बड़ा वो है। इसमें मैं यदि बोल दूँ हाँ मैं करना चाहता हूँ तो ये गलत है। इसमें भी ईश्वर नाराज़ हो सकता है, क्योंकि देने वाला वो है। उसने सलमान को दिया, सोनू को दिया, जरिया बनाया लोगों को देने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं। मेरी भी औकात नहीं, मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, समझ रहे? देने वाला वो है, जरिया वो तो एक छोटे से छोटा आदमी भी दान पुण्य करता है, बड़े से बड़ा करता है, लेकिन जब आप एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को छुपा लेने का, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप दान कर रहे हैं। तो इस मामले में कोई सवाल नहीं कर, जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। सही बात है। अच्छा कुलकर्णी जी, एक बात बताइए कि है ना, अब तो बच्चे भी इसी लाइन में काम करने जा रहे हैं, और आपने भी एक लंबा समय वहाँ पर बिताया है। ग्वालियर की याद कितनी आती है? ग्वालियर मैं 1 साल बहुत मुश्किल से रुक पाता हूँ ग्वालियर आने के लिए। तो ग्वालियर मेरा भाई है, एक कज़न, हम बचपन से साथ में ही खेलते थे, कूदते थे, तो अक्सर उससे मिलना, मेरी सिस्टर है, यहाँ आते जाते हैं तो याद आ जाती है उन लोगों की, और चले जाते हैं। और कभी कोई समय नहीं दे पाता तो अपनी बाइक पे लेके फूल बाग वगैरह इधर गाड़ी से ही घूमते रहते हैं, 1-2 दिन घूमे निकल जाते हैं। ये शौक, क्योंकि लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, और कुछ दोस्त आ रहे हैं जो स्टेज ड्रामा वगैरह करते हैं, उनसे ही मिलता हूँ। शायद आज शाम को मेरी मुलाकात होगी उनसे। यदि कोई व्यक्ति, कोई युवा आपके साथ में जुड़ना चाहे, आर्ट डायरेक्शन के क्षेत्र में काम करना चाहे, तो आपको कहाँ फॉलो कर सकता है? आपको मतलब ऑनलाइन कहाँ पर आपसे मिल सकता है? थोड़ा सा अपने पेज के बारे में बताएं कि किस नाम से आपका फेसबुक पर पेज है, इंस्टा पर पेज है, ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। मैं मुकेश अग्निहोत्री के नाम से हूँ, और फेसबुक पर भी हूँ, और आप मेरा एक चैनल है सरला जी फिल्म्स, उस चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जो अनुभव हैं, आप यदि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात मैंने किसी अच्छे फिल्म मेकर से सुनी है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो,
कि उन्होंने कहा कि जो कलाकार होता है, जो अभिनय करना चाहता है, वो जो कलाकार होता है, एक्टर, वो एक झूठा होता है। वो झूठा होता है, इसीलिए वो कलाकार होता है। लेकिन जो सच्चा होता है वो सुपरस्टार बनता है। जो सच्चा होता है वो सुपरस्टार बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। ये थे मुकेश अग्निहोत्री, ग्वालियर की ज़मीन से निकल करके सपनों की नगरी मुंबई में अपना एक खास मुकाम, अपना एक खास स्थान बना करके आज फिर से ग्वालियर आए। ग्वालियर की यादों के साथ हमने उनसे चर्चा की। अपने सफलता के पीछे, अपने संघर्ष के साथ उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया, निश्चित तौर पर जो भी हमारे इस एपिसोड को देख रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एक व्यक्ति जब इस मुकाम पर पहुंचता है, इतने बड़े बड़े जब काम करता है, तो उसके पीछे उसका कितना संघर्ष होता है। आर्ट डायरेक्टर के क्षेत्र में भी आप एक कैरियर बना सकते हैं। मुंबई में फिल्मों में काम करने के लिए मैं पहले भी जब कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं, तो लोगों से जब बात करता हूं तो यही मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूं कि हर कोई हीरो नहीं बन सकता। ये उसको समझना चाहिए कि हर कोई हीरो नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसका सपना फिल्मों में काम करने का है तो फिल्म निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। आप जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, आप उसमें आर्ट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप डांसर के हैं तो डांसिंग का काम कर सकते हैं, आप एक्शन डायरेक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे विभाग हैं, एडिटिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के पहले जुड़िए, वहाँ पर जाकर के जो वहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको अपना गुरु बनाइए, उनके साथ में जुड़ करके सीखिए और फिर उस स्थान तक पहुँचिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप में अगर एक्टिंग की प्रतिभा होती है और किसी भी क्षेत्र से जरिए से आप जब उसमें घुस जाते हैं तो फिर कोई ना कोई आप जो पारखी नज़र वाला होता है वो आपके एक्टिंग स्किल को पहचान लेता है और आपको एक्टिंग में भी मौका दे देता है। या आप स्वयं इतने बड़े बन जाते हैं कि आप स्वयं भी अपना प्रोडक्शन बना करके जब बड़े बन जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपकी पहचान बन जाएगी, तो आप अपने फिल्म खुद भी बना सकते हैं जिसमें आप खुद को बतौर एक्टर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि एक सपना जो आपका है, एक लंबे संघर्ष के बाद आप उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको अभी जानकारी मिली, हमको मुकेश जी ने बताई, और निश्चित तौर पर आपका अगर सपना है तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं और आप मुंबई में जाकर के ट्राई भी कर सकते हैं। सफलता लेकिन आसानी से नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। उसके पीछे कड़ा संघर्ष और मेहनत होती है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जीत आपकी होगी और जो लक्ष्य आपने बनाया है वो लक्ष्य आपको मिलेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।